तो सेल का नेक्स्ट पार्ट अब हम पढ़ रहे हैं, उसका अगला क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को देखना है और करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं उनको ओके करना है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ये चीज़ गलत है क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है वो तो केवल क्या कहते हैं मैट्रिक्स होता है सेल के अंदर का, बल्कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है उसके अंदर न्यूक्लियस, सारे सेल ऑर्गेनेल, सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जो भी पार्ट है सेल के अंदर वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म में आता है। तो ये एक वाइडर टर्म है और ये एक नैरोअर टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो ये चीज़ तो गलत है, तो ए जिसमें आ गया ये गलत है और ये भी। गोल्जी ऑपरेटस इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये सही है। माइट्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड्स हैव डीएनए, हैंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो ये चीज़ जो है ये पूरी तरीके से सही नहीं है, इनके पास खुद के न्यूक्लियस खुद के क्या कहते हैं डीएनए इनके खुद के होते हैं इनके पास, पर जो जैसे इनके स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया जिससे बना है ये खुद बनाता है क्या, या न्यूक्लियस जिससे बना है, और प्लास्टिड्स भी, तो ये चीज़ गलत है क्योंकि जो हमारा सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल ये होते हैं, पर जैसे क्लोरोप्लास्ट है वो प्लास्टिड प्रोटीन्स से मिलकर बनाता है और ये न्यूक्लियर जीन बनाते हैं, ना कि क्लोरोप्लास्ट का खुद का जीन, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रियल प्रोटीन होते हैं ये भी साइटोसोलिक राइबोसोम्स के द्वारा बनाए जाते हैं, साइटोसोलिक राइबोसोम्स के द्वारा बनाए जाते हैं, और ये फिर इन्हें इंपोर्ट किया जाता है ऑर्गेनेल में। और न्यूक्लियर प्रोटीन जैसे आरएनए होते हैं ये राइबोसोम्स होते हैं, ये एक्सपोर्ट आउट किए जाते हैं न्यूक्लियस से, और ताकि ये प्रोटीन ट्रांसलेशन में आगे हेल्प कर सके। तो इस तरीके से ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया आर सेड टू बी द पावर हाउस ऑफ सेल एज एटीपी इज जनरेटेड इन दैम। हाँ, इनर मेम्ब्रेन में सिस्टर्नी के अंदर हमारा एटीपी जनरेट होता है ईटीएस के थ्रू, ओके। तो ये लाइन सही है, तो बी और डी सही है, तो डी आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिस्टर्नी इन अ स्टैक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स फाउंड इन मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर। तो नॉर्मल नंबर रेंज जो है वो 3 से 8 है, इतने ही पाए जाते हैं। ये वेरी करते हैं, हालांकि अगर कोई स्पेसिफिक फंक्शन है उसका, जैसे कि हमारी क्या कहते हैं वो वाली जो सेल्स होती हैं जो कि सेल की ग्रोथ वाली होती हैं, प्लांट्स के टिप पे जो पाई जाती है, मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान आ रहा, मेरिस्टेमेटिक सेल, उनमें ये ज़्यादा पाया जाएगा, और नीड्स ऑफ द सेल के अकॉर्डिंग भी ये वेरी करता है। गोल्जी ऑपरेटस जो हमारा होता है वो इसमें क्या होता है, स्मूथ और रफ सरफेस होती है, नहीं, ये तो ईआर का वो है। कैन परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, नहीं, ये लाइसोसोम काम करता है, या फिर कोई सी जो हमारी इम्यून वाली सेल्स होती हैं वो काम करेंगी। हैज़ मेम्ब्रेन विद मैनी फोल्ड्स कॉल्ड क्रिस्टी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सही आंसर है। फॉर्मिंग और मैच्योरिंग फेज होती है गोल्जी ऑपरेटस में, फॉर्मिंग फेज होती है जहाँ पर वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम फ्यूज़ होती हैं और देर कंटेंट डिपॉजिट करती हैं, और इसमें एक मैच्योरिंग फेज़ होती है जहाँ कंटेंट्स को मॉडिफाइड सॉर्ट और पैक किया जाता है इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू वेरियस सेलुलर डेस्टिनेशंस। सिस्टर्नी इज़ अ स्ट्रक्चर फाउंड इन, तो गोल्जी बॉडी में सिस्टर्नी पाई जाती है, दे आर फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक होते हैं, और मेकअप जो इससे हमारा गोल्जी ऑपरेटस बनता है, ये प्रोसेसिंग में, मॉडिफिकेशन में, सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स में, लिपिड जो रिसीव होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में उसको पैकेजिंग से पहले, ये सब उनका काम करने में, दैम इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो उनको पैक करने का काम करते हैं वेसिकल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए, तो सिस्टर्नी का ये काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल हेल्प्स इन वेस्ट डिस्पोजल इन एनिमल सेल। ऑफ कोर्स लाइसोसोम, ये ब्रेक डाउन करता है अनवांटेड मटेरियल्स को, जैसे कि ओल्ड ऑर्गेनल्स, डेब्रीज, फॉरेन सब्सटेंसेस, इसे ऑटोफेजी या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम। ओके, तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, इनएक्टिव होता है, जैसे सॉरी प्राइमरी, मैं जनरली बता रही हूँ, प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और जिसने अभी तक कोई सा भी फैगोसाइटोसिस का काम नहीं किया है, जिसने वर्क नहीं किया है, उसे बोलते हैं। पर जैसे ही प्राइमरी लाइसोसोम के साथ कोई फीड वैक्यूल या फिर कुछ भी फॉरेन पार्टिकल या जिसे उसे डाइजेस्ट करना हो वो जुड़ जाता है
फेगोसोम या ऑटोफेगोसोम के उसमें, तो इसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोलेंगे। ये कई तरह के हो सकते हैं। हेट्रोफेजिक लाइसोसोम मतलब जैसे कि कोई डाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया हो रहा है जो कि बाहर से आया हुआ है सेल के, और उसे एनगल्फ कर लिया गया है एक वाइट ब्लड सेल के द्वारा। अगर इसका क्या कहते हैं लाइसोसोम डाइजेशन करता है तो उसे हेट्रोफेजिक लाइसोसोम कहेंगे। ऑटोफेजिक लाइसोसोम मतलब कि सेल के अंदर के ही किसी चीज़ का, यदि जैसे कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, उसका ओन वॉर्न आउट ऑर्गेनेल्स को अगर करते हैं तो ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहलाएगा। नेक्स्ट है रेसिडुअल बॉडी। ये टर्शरी लाइसोसोम है, ये सेकेंडरी लाइसोसोम नहीं है। ये क्या करता है, इनडाइजेस्टिबल रेमिनेंट्स जो बच जाते हैं डाइजेशन के बाद भी उनको, जैसे कि लाइपोफस्किन ग्रैन्यूल जो है, इसे एज पिगमेंट भी कहते हैं, ये ओल्ड सेल्स में पाया जाता है, ये बचा रह जाता है, ठीक है, क्योंकि लाइसोसोम इसे ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाता होगा मे बी। तो इसका आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबाउ, कि नॉट द टाइप ऑफ द सेकेंडरी लाइसोसोम। तो फेगोसोम्स तो रेजिडुअल बॉडी भी नहीं है, ग्रैन्यूल्स भी नहीं है, ऐसे करके तो फेगोसोम को हम कर सकते हैं। रेजिडुअल बॉडीज रिजल्ट फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम विद फेगोसोम्स और ऑटोफेगोसोम्स कंटेनिंग एंड डाइजेस्टेड मटेरियल। ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, ये लाइसोसोम नहीं होते, ये वेसिकल्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सब्सटेंसेस को। नेक्स्ट है हमारा लाइसोजाइम, प्रेजेंट इन परस्पिरेशन, सलाइवा एंड टीयर। डिस्ट्रॉयज किसको डिस्ट्रॉय करता है, ऑल टाइप ऑफ वायरसेस को नहीं। मोस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि वायरस पे वर्क करे। सर्टेन फंजाई नहीं, फंजाई का तो काम ही नहीं है क्योंकि आइज़ भी जुड़ी हुई हैं, पसीना है और क्या कहते हैं वो है। सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, यस दिस इज़ राइट। तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है और बैक्टीरिया को मारता है लाइसोजाइम, जो कि पसीने, लार और आंसू में हमारे रहता है। नेक्स्ट है सुसाइडल बैग्स के नाम से कौन जाना जाता है, ऑफ कोर्स लाइसोसोम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसमें इसके अंदर होते हैं। लाइसोसोम कंटेनिंग इनएक्टिव एंजाइम्स आर कॉल्ड, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी लाइसोसोम। सेकेंडरी मैंने बता ही दिया, रेजिडुअल बॉडी भी बता दिया जिसमें अनडाइजेस्टेड एलिमेंट्स रह जाएं, और ऑटोफेगोसोम भी। ऑटोफेगोसोम क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड रिसाइकलिंग बैग होते हैं जिसमें कंटेन करते हैं किसी को, या फिर बने होते हैं किसी सब्सटेंस के आसपास, जैसे कि ओल्ड डैमेज्ड अननेसेसरी पार्ट्स यदि है उसके आसपास बन जाते हैं, तो इसे हम ऑटोफेगोसोम कहते हैं। ऑफ द सेल सो दे कैन बी रिसाइकल्ड। तो ये जो ऑटोफेगोसोम है, फिर ये बना हुआ लाइसोसोम के पास जाता है, लाइसोसोम इसे एनगल्फ करता है अगर ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो अन्य तरीके से भी इसको डिस्ट्रॉय करता है। नेक्स्ट टॉपिक है वैक्यूल। वैक्यूल में हम पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, नहीं, आई डोंट थिंक सो। जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होती है हमारी, वो अमीबा में प्रेजेंट होती है, और अमीबा एक हमारा प्लांट नहीं है, ये तो एनिमल है, तो ए गलत हो गया। दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स एंड प्लांट, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा वैक्यूल ही होता है किसी भी प्लांट सेल में। दे स्टोर फूड, जैसे कि एल्यूरोप्लास्ट हो गया, एमाइलोप्लास्ट हो गया, ये सब फूड स्टोर करने का काम आते हैं। दे डाइजेस्ट वॉर्न आउट सेल ऑर्गेन, नहीं, ये तो लाइसोसोम का काम है, तो ए और ई नहीं है, ए नहीं है, ई नहीं है, ए नहीं, बी सी डी, बी ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो गया टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स विच सेल ऑर्गेनल, ऑफ कोर्स वैक्यूल्स। ये रेगुलेट करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को, जो कि वैक्यूल के अंदर बाहर आते जाते हैं, जिससे कि इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी इज फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी। माइट्रोकॉन्ड्रिया, ऑफ कोर्स ए आंसर इज द राइट आंसर। इनर माइट्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के दौरान ये बनता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होता है अलोंग द ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लीडिंग टू द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ये हमारा ATP बन जाता है। सेल ऑर्गेनल्स दैट हैव ओन DNA एंड राइबोसोम्स आर, तो
गोल्जी ऑपरेटस के पास नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में जैसे क्लोरोप्लास्ट के पास ये सुविधा होती है, तो 20 का सही आंसर है। सेमी ऑटोनोमस फंक्शंस करते हैं ये सेल के अंदर, मतलब खुद भी काम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। इस क्वेश्चन को हमें आगे की वीडियोस में और एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, बट इसका आंसर सही ये है कि कोई सा भी ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के ऊपर नहीं पाया जाता, जैसे कि एटीपेज, कोलिन, डिहाइड्रोजिनेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये सब नहीं पाए जाते हैं। वैसे हमारे मटेरियल पाए जाते हैं जो कि ऐसे प्रोसेस में काम करते हैं जैसे लिपिड मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन इंपोर्ट में काम करते हैं, वो वाली चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं, जैसे कि मोनो अमाइन ऑक्सीडेज आउटर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, जिससे कि कई मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ द सेल। एनर्जी मॉलिक्यूल ऑफ कोर्स एटीपी, ग्लूकोज नहीं होता क्योंकि ये नहीं होता, फैट भी नहीं है और प्रोटीन भी नहीं है। प्राइमरी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है सेल के अंदर जो स्टोर करता है एनर्जी को या रिलीज़ करता है अगर ज़रूरत पड़ती है सेलुलर प्रोसेस में। फॉस्फेट बॉन्ड्स जो रहते हैं एटीपी में मतलब 3 फॉस्फेट बॉन्ड रहते हैं, ये ज़्यादा हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, जिससे कि एनर्जी बाद में इनके टूटने पर निकलती है। Which of the following carry out cellular respiration and are called powerhouse of the cell? Of course, we all know mitochondria. Converting glucose into usable energy through process of aerobic respiration. ATP production occurs in the inner membrane of mitochondria. Next question है हमारा, during aerobic respiration the electron transport takes place in which cell organelle? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ईटीएस भी वहीं पे ही हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा ईटीएस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। टेक्स प्लेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH एंड FADH2 आर पास्ड अलॉन्ग series of protein complexes generating a proton gradient used to produce ATP। मतलब एक प्रोटोन ग्रेडियंट बनता है कि एक तरफ कम प्रोटोन से एक तरफ ज़्यादा, ये ग्रेडियंट होता है जिससे कि ATP प्रोड्यूस होती है। टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन वेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2 आर पास्ड, ठीक है, इसके बीच में से पास कराया जाता है। क्रिस्टी आर द फोल्ड्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। तो क्रिस्टी हमारा ऑफकोर्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये स्ट्रक्चरल फीचर क्या करता है, एटीपी प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं क्योंकि ऐसे 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 फोल्डर रहते हैं तो जगह ज़्यादा मिलती है। क्रूशियल फॉर द सेल्स एनर्जी नीड्स। प्लास्टिड्स का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मिड्स। तो इट इज़ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA इन बैक्टीरिया, ऑफकोर्स ये ऐसे पाया जाता है मेन उससे के अलावा। इट इज़ नॉट एन इंटेग्रल पार्ट बट इनर्ट जेनेटिक मटेरियल। इट इज़ नॉट नहीं, ये इंटेग्रल पार्ट भी होता है कभी कभी क्योंकि इसके बिना सेल फंक्शन नहीं कर सकती है कुछ एनिमल्स में, तो इंटेग्रल पार्ट होता है, तो ये चीज़ गलत है। होस्ट क्रोमोसोम कैन बी इंटीग्रेटेड विद द प्लाज्मिड, ऑफ कोर्स। Transfer of plasmid can be done from cell to cell without killing the host. Of course, it also can be done. तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है, ये भी इसका आंसर होगा क्योंकि ये गलत है। इंटीग्रल पार्ट होता है, फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट जीनोम, दे कैन इंटीग्रेट विद द होस्ट क्रोमोसोम, ठीक है, दे आर नॉट इनर्ट, ठीक है, और ये इनर्ट भी नहीं होते तो क्योंकि ये काम कर रहे होते हैं। ये कभी कभी ऐसे जीन्स कैरी करते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं होस्ट को लेकर, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और बैक्टीरियल अडाप्टेशंस और इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट करेक्ट कोड विच डेपिक्ट्स करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स। तो उसे हमें निकालना है, तो ये मैंने पहले ही, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है तो इसको ऐसा हमने सॉल्व कर रखा है। पहला है फोटोक्लोरोफाइलाइट A is a pigment that absorbs red and blue light and gets converted to chlorophyll A। तो ये चीज़ है हमारी, ये फोटोक्लोरोफाइलाइट A, ये एक फोटो रिसेप्टर नहीं है, ये क्लोरोफिल प्रिकर्सर पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल A में बाद में चेंज हो जाता है, ठीक है। Cytochromes are a group of unidentified pigments that absorb red and long range wavelength। तो ये लाइन गलत है क्योंकि अनआइडेंटिफाइड नहीं है, पहली बात तो ये आइडेंटिफाइड है, जैसे कि UVA हो गया हमारा, साइटोक्रोम हो गया,
है ना। जैसे कि ब्लू लाइट फोटो रिसेप्टर प्रोटीन जो होते हैं ये पाए जाते हैं इसके अंदर, ये अनआइडेंटिफाइड नहीं है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। जैसे कि ब्लू और नियर यूवी लाइट को ये एब्जॉर्ब करते हैं और इनका जो रेंज है वो 320 से लेकर 500 नैनोमीटर वेवलेंथ तक की होती है, ठीक है। साइटोक्रोम या फोटोट्रोपिन इसके एग्जाम्पल है। तो साइटोक्रोम फोटो रिसेप्टर है, ठीक है। फोटोट्रोपिन जो होता है वो फोटोट्रोपिज्म से रिलेटेड है, स्टोमेटल रेस्पॉन्स में काम आता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है क्योंकि इसका ये सही नहीं है, अनआइडेंटिफाइड। सी क्या है, फाइटोक्रोम्स आर पिगमेंट्स दैट एब्जॉर्ब स्ट्रॉन्ग रेड एंड फार रेड लाइट वेवलेंथ्स। तो फाइटोक्रोम्स जो होते हैं वो 600 से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ एब्जॉर्व करते हैं, और ये जो हमारे साइटोक्रोम होता है ये 320 से 500 की करता है, ठीक है। तो ये चीज़ इधर ये वाली सही है और इनका हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। अगला है यूवीबी फोटो रिसेप्टर्स आर अनआइडेंटिफाइड। फिर वही बात, अनआइडेंटिफाइड नहीं होते। जैसे कि UVR8 एक प्रोटीन है, ये हमारा एक नॉन आइडेंटिफाइड कंपाउंड है दैट एब्जॉर्ब वेवलेंथ बिटवीन, तो इसकी वेवलेंथ गलत दे रखी है, 280 से 315 होती है यूवीबी फोटो रिसेप्टर की, जैसे कि UVR8। जबकि UVA रीजन या UVA फोटो रिसेप्टर जो होगा उसके लिए 360 से 400 नैनोमीटर रेंज है, ठीक है। फाइटोक्रोम और साइटोक्रोम ये हमारा हो गया, क्या कहते हैं, क्रिप्टोक्रोम, ठीक है। ये हमारा हो गया फाइटोक्रोम और साइटोक्रोम, सॉरी फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम, साइटोक्रोम जैसा कुछ नहीं है। तो फाइटोक्रोम ये है और क्रिप्टोक्रोम ये है। ये लाइट सेंसिंग और सिग्नलिंग फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और इनकी लेंथ वगैरह वो हमने पता कर ही लिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इधर। ये एक टेबल है जो कि वेवलेंथ के एब्जॉर्प्शन की रेंज को दिखाती है। जैसे कि UVC जो होते हैं वो 100 से 280, UVB 280 से 315, या आगे पीछे 10-20 हो सकते हैं। UVA से 315 से 400, ब्लू लाइट वाले जो होते हैं वो 400 से 500, ग्रीन वाले 500 से 570, येलो वाले 570 से 590, ऑरेंज वाले 590 से 620, रेड वाले 620 से 700, और फार रेड वाले 700 से 750, और इंफ्रा रेड वाले 750 से भी ज़्यादा। तो फाइटोक्रोम्स जो होते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं रेड और फार रेड लाइट को, जिससे कि प्लांट डेवलपमेंट रेगुलेट भी होता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। तो हमारे प्लास्टिड्स जो होते हैं वो केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम, वैक्यूल और ग्रेन्यूल्स ये सब उसमें भी पाए जाते हैं। ये एक्सक्लूसिवली इसमें पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जैसे कि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो पिगमेंट सिंथेसिस में काम करते हैं। माइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोरेज में काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिस सिंथेसिस में काम करते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं फॉलोइंग लाइफ प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्लोरोफिल द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। थाइलाकोइड्स क्या होता है, ये membrane bound structures present where the light dependent reactions of photosynthesis occur, facilitating the conversion of light energy into chemical energy in the form of ATP and NADPH. okay, ribosomes हमारा है, the main function of ribosome is protein synthesis. I think यही सही है, हाँ। What used to be described as Nissl granule in the nerve cell are now identified as, जिसे हम निसल ग्रैन्यूल कहते थे नर्व सेल में, वो अब किससे, वो क्या है असल में, वो राइबोसोम्स हैं। क्लस्टर्स ऑफ राइबोसोम होते हैं नर्व सेल के अंदर, रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो कि वो प्रोटीन जो कि क्रूशियल होते हैं वेरियस न्यूरोनल फंक्शंस के लिए और सेलुलर प्रोसेसेस के लिए, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह वगैरह, ठीक है। साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स अकर इन, तो ये हमारी तीनों में पाई जाती है। मतलब साइटोस्केलेटन तो हर सेल के पास होता ही है। तो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट होते हैं और ट्यूब्यूल्स के शेप, सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड कराते हैं। ये प्रोटीन जैसे कि माइक्रोट्यूब्यूल, एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन तीनों टाइप और भी टाइप होते हैं, उनसे मिलकर बने होता है साइटोस्केलेटन किसी सेल का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट।
तो आंसर है साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एंड एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। नहीं, दोनों ही सेल को स्केलेटन की ज़रूरत होती है और दोनों में प्रेजेंट भी होते हैं। स्टीमिंग एंडोसाइटोसिस and exocytosis occur only in eukaryotic cell। नहीं, जैसे अमीबा वगैरह है वो भी तो फूड इनगल्फ करते हैं, तो उसे हम एंडोसाइटोसिस में रख सकते हैं। सर्कुलर डीएनए इन साइटोसोल एंड एक्सोसाइटोसिस अकर्स ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। नहीं, कई यूकैरियोटिक सेल्स भी होती हैं जिनमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और एक्सोसाइटोसिस भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के ऊपर। हाउ मैनी सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। तो 2 सेंट्रियोल नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा आगे क्वेश्चन आएगा। दीज सेंट्रियोल प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द स्पिंडल फाइबर दैट हेल्प सेपरेट द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इनटू 2 डॉटर सेल्स। मेटाफेज जो होती है, मेटाफेज क्रोमोसोम आर अरेंज्ड इन विच ऑर्डर इन कैरियोग्राम। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि सबसे बड़ा फिर छोटा फिर और छोटा ऐसे कर कर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय साइज एड्स इन आइडेंटिफाइड क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर टिपिकली सेक्स क्रोमोसोम फॉलो ऑटोसोम्स। ठीक है, तो पहले हमारे ये वाले आते हैं सेक्स क्रोमोसोम, फिर आते हैं हमारे ऑटोसोम्स। ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम टेट्राज इट इज टर्म्ड एज, इसे हम काइजमेटा कहते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम या टेट्राड के बीच में, उसे हम ये कहते हैं। ठीक है, साइड बाय साइड फॉर्मेशन होता है टेट्राड का। द पॉइंट वेयर दे क्रॉस ओवर और एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज काइजमा और काइजमेटा। बाय शफलिंग एलील्स बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी कैसे होती है कि जैसे ये है और ये है, तो यहाँ पर अगर कांटेक्ट बन रहा है इनका काइजमा, तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे और जिससे कि हमारा डाइवर्सिटी बनी रहेगी। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट एनाफेज स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स अटैच द काइनेटोकोर टू सेपरेट होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये चीज़ सही है। ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट एनाफेज स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। काइनेटोकोर समथिंग इधर होता है। ठीक है, तो इससे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो जाते हैं। पुलिंग दैम अपार्ट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, दिस इंश्योर्स दैट ईच रिजल्टिंग डॉटर सेल रिसीव 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच होमोलोगस पेयर, प्रोमोटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी थ्रू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ एलील्स। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको हम पहले ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ मियोटिकली डिवाइडिंग सेल्स में डाइसेंट्रिक एनाफेज ब्रिज बनता है। तो ये कोई नई टर्म है जो कि नॉर्मली टीजीटी लेवल पे नहीं सुनते, क्योंकि ऑफकोर्स ये क्वेश्चन भी पीजीटी का है। वॉज ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, व्हाट वुड बी द पॉसिबल कॉज ऑफ सच अपीयरेंस इन अ डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सब्सटीट्यूशन म्यूटेशन नहीं, मतलब किसी जीन को निकाल के कोई और जीन वहाँ पर ऐड कर दो। डिलीशन मतलब जैसे कि ABC है तो ये पूरा का पूरा गायब हो जाए, और इधर मान लो F है और इधर मान लो E है, तो अगला जो बने हमारा उसमें केवल F और E हो, बीच का गायब हो जाए। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन 2 तरीके के इन्वर्जन होते हैं। तो इसका आंसर पैरासेंट्रिक इन्वर्जन ही होना चाहिए, पर इसमें पेरीसेंट्रिक दे रखा है, विच इज़ आई थिंक रॉन्ग। इफ़ आई एम रॉन्ग टेल मी। ओके, तो एनाफेज ब्रिज होता क्या है? ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस और माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स या होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ जाते हैं, जैसे कि ये जा रहे हैं। ठीक है, और ये जा रहे हैं। इफ अ ब्रोकन क्रोमोसोम पीस लेकिंग अ सेंट्रोमियर गेट्स अटैच्ड टू बोथ पोल्स, लाइक सपोज ये है, इसके पास सेंट्रोमियर नहीं है और ये यहाँ से भी जुड़ गया, यहाँ से भी जुड़ गया, इट गेट्स स्ट्रेच्ड फॉर्मिंग अ ब्रिज। तो ये स्ट्रेच हो जाता है ब्रिज के रूप में, जिसे हम एनाफेज ब्रिज कहते हैं। डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? विच हैज़ 2 सेंट्रोमियर्स इज कॉल्ड डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। ड्यूरिंग एनाफेज ईच सेंट्रोमियर इज पुल्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, सो द क्रोमोसोम फॉर्म्स अ ब्रिज। तो 2 तरीके के इन्वर्जन थे, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक में क्या होता है? दैट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर, जिसमें सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं होता है, जैसे कि ये CDE है ना, इसको इन्वर्ट कर देंगे, EDC बना देंगे। और जब यहाँ पर मियोसिस में इन्वर्जन लूप फॉर्म होगा तो
क्रॉसिंग ओवर विद दिस लूप प्रोड्यूसेस अ रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम विद अ डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम एंड एन एसेंट्रिक सेगमेंट। ठीक है, तो सेंट्रोमेयर यहाँ पर एक आ जाएगा और यहाँ पर दूसरा, तो दो दो सेंट्रोमेयर हो जाएंगे। एसेंट्रिक फ्रेगमेंट क्या बन जाएगा हमारा, ये CDE वाला। ठीक है, ये वाला। इन एनाफेज डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम फॉर्म्स एनाफेज ब्रिज। तो ओनली पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जो होता है उसमें हमारा डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है, इससे एनाफेज ब्रिज बनता है। नेक्स्ट है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, इसमें सेंट्रोमेयर इंक्लूड होता है। तो जैसे BCDE, ये EDCB में चेंज होगा। ठीक है, इन्वर्जन हो गया इसका। इन्वर्जन लूप फॉर्म्स ड्यूरिंग पेयरिंग। तो अब अगर इसमें इन्वर्जन होगा तो क्रॉसिंग ओवर विद इन द लूप प्रोड्यूस डुप्लीकेशन एंड डिलीशन क्रोमेटिड्स, नॉट डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो डुप्लीकेशन होगा और डिलीशन होगा, तो EDC का डुप्लीकेशन और फिर डिलीशन, तो एनाफेज ब्रिज इसमें बनेगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है डिलीशन म्यूटेशन। ऑफकोर्स हमें पता है, CDE गायब कर दिया, BF रह गया। ठीक है, वन सेगमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर, लाइक D की जगह X आ गया। ठीक है, तो इसमें भी कोई एनाफेज ब्रिज नहीं बनेगा, इसमें भी नहीं बनेगा, केवल पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में ये बनता है चीज़। ओके, तो अब हम यहाँ से क्वेश्चंस लेते हैं। ड्यूरिंग प्रोग्राम्ड सेल डेथ अ सेल डज नॉट अंडरगो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस। तो सेलुलर कंटेंट लीकेज टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड केवल नहीं, यही नहीं होता, बाकी क्रोमेटिन कंडेंसेशन और कैस्पेज एक्टिवेशन ये हो जाता है ड्यूरिंग प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोप्टोसिस, जैसे हम कहते हैं ये दोनों चीज़ें हमारी होती हैं। एंड ब्लैबिंग भी होती है साथ में, बट दे डू नॉट टिपिकली लीक्स, क्योंकि बूढ़े नहीं होती होती है सेल उतनी, तो ये सब चीज़ें लाइक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का बाहर लीकेज करना ये नहीं होता। न्यूक्लियोलस टेक्स पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ rRNA ऑफ कोर्स विच फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ राइबोसोम्स। इट डज नॉट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ mRNA और tRNA। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस हमारा rRNA बनाता है। द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, तो न्यूक्लियोटाइड बेसिक यूनिट होती है जिसमें फास्फेट ग्रुप होता है, शुगर मॉलिक्यूल होता है, राइबोस या डीऑक्सीराइबोस, ये कोई सा भी हो सकता है, RNA में ये, DNA में ये। ठीक है, और नाइट्रोजन बेस भी होता है जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल कोई सा भी हो सकता है। तो ये हमारा आंसर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब उसमें आई थिंक फॉस्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा होता, जब इन दोनों में, तब उसे बोलते हैं, मतलब इन तीनों में से कोई दो चीज़ें मिला के न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। और न्यूक्लियोइड तो हमें पता ही है। DNA इज मेनली फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ कोर्स वेयर इट ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमन इज ऑफ कोर्स 46। ठीक है, ईच लाइक 46 होते हैं। सोमेटिक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं ऐसे। इन अ साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ मियोटिकली, ये अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमेयर। तो हमारे मेटाफेज स्टेज में ये होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स विच आर अटैच्ड, नहीं नंबर ऑफ नहीं, नॉर्मल 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स आर एब्सेंट, ये भी गलत है क्योंकि ऑफकोर्स उन्हीं से तो अटैच होता है। मेड अप ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नहीं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी नहीं होते। अलाइन अलॉन्ग द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल मेटाफेज फेज में ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स जॉइंड एट द सेंट्रोमियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। ठीक है, असर्शन और रीजन, इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्रोमोसोमल एबरेशन लीड्स टू एन ऑल्टरेशन इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम। ऑफ कोर्स द क्रोमोसोम चेंज कैन बी ऑब्जर्व्ड माइक्रोस्कोपिकली। नहीं, माइक्रोस्कोपिकली हम इसे नहीं देख सकते, तो ऐसा। ठीक है, इमेजेस नॉट आइडेंटिफाइड थ्रू माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन रिक्वायर साइटोजेनेटिक मेथड्स लाइक कैरियोटाइपिंग और मॉलिकुलर टेक्निक्स। ठीक है, ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू क्रोमोसोम एट
काइनेटोकोर, ऑफ कोर्स स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर पे अटैच होते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है सेंट्रोमियर रीजन के पास लोकेटेड होता है ईच क्रोमोसोम पे। प्रॉपर अलाइनमेंट और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन को ये इंश्योर करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है AES PGT का। तो इसमें क्या होता है, ट्राइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द फर्स्ट टैक्सॉन, मतलब ये टैक्सॉन दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले टैक्सॉन का ट्राइप्लॉइड नंबर 10 गुना ज़्यादा है देन द हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द सेकेंड टैक्सॉन। मतलब कि फर्स्ट लाइन ये कहना चाह रही है हमारी कि 3n मतलब किसी उसका हैप्लॉइड का 3 गुना ट्रिप्लॉइड उसके जो दूसरा टैक्सॉन है हमारे उसके इधर 10 गुना ज़्यादा है, समझ लो। मतलब सॉरी, ये इंटू 10 इधर होना चाहिए था वैसे देखा जाए तो, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। 3n जितना नंबर आएगा और 10n जितना नंबर आएगा ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये इस लाइन का मतलब है। ठीक है, वाइल द डिप्लॉयड नंबर ऑफ द थर्ड टैक्सॉन इज 6 टाइम मोर देन द हैप्लॉयड नंबर ऑफ द फोर्थ टैक्सॉन। तो 6 टाइम मोर मतलब इसके हैप्लॉयड का 6 गुना और इसका 2n दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है फोर्थ टैक्सॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर रेस्पेक्टिव एंडोस्पर्म। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो एंडोस्पर्म होता है वो हमेशा 3n होता है नॉर्मली हर प्लांट के लिए। ठीक है, तो हमने सारे जितने यहाँ दे रखे थे, चूँकि ये क्वेश्चन अगर आपको बहुत अच्छा साइंस आती हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इन सब के आपको याद होने चाहिए कि इनमें n में या 2n में एटलीस्ट कितने कितने क्रोमोसोम्स आते हैं। तो एलियम में n में 8 होते हैं, 16, 34 ऐसे करके n2 n 3n। ठीक है, 24 सॉरी। ठीक है, और ऑराइजा में होते हैं 12, 24, 36। निकोटीना में होते हैं 24, 48, 72 और सेकेरम में होते हैं 40, 80, 120। तो अब इसे अगर हम सॉल्व करें तो फर्स्ट का 3n मतलब 120, सेकेरम अगर 120 है 3n में तो ऑराइजा का होना चाहिए, ऑराइजा का हम 12 ले सकते हैं क्योंकि ये इसका 10 गुना है ऑफ कोर्स, 10 टाइम्स मोर। सेकेंड लाइन क्या कहती है, 2n और 6n सेम होना चाहिए। तो 2n मान लो इसका 48 लेते हैं तो ये इसके बराबर होना चाहिए। तो अगर हम n का 6 गुना लेते हैं तो 8 × 6 एलियम का आ जाएगा। तो एलियम और निकोटीना। अब हम इन चारों को लिखें तो फर्स्ट हमारा सेकेरम निकल के आया, सेकंड ऑराइजा, थर्ड हमारा निकोटीना और एलियम हमारा फोर्थ। अब इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। ठीक है, तो ये हमारा 34 नहीं 24 होगा क्योंकि 8 3 24 होते हैं। तो सबसे पहले एलियम आ जाएगा, फिर ऑराइजा, फिर हमारा क्या कहते हैं हम निकोटीन और फिर सेकेरम। तो बी हमारा आंसर होना चाहिए और यही सही है। द क्रोमोसोम अपीयर वी शेप्ड ड्यूरिंग एनाफेजिक मूवमेंट आर नोन एज। वी शेप वाले मेटासेंट्रिक कहलाने चाहिए मेरे हिसाब से और यही सही आंसर है। एक्रोसेंट्रिक वन एंड पे जब हमारा सेंट्रोमेयर होता है तब, टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमेयर जब एंड पे होता है तब। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक पेज और बचा है बस। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच एक्टिविटी टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। तो RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस G1 फेज में हमारा ये काम होता है। सेल प्रिपेयर फॉर DNA रेप्लिकेशन बाय सिंथेसाइजिंग RNA एंड प्रोटीन नीडेड फॉर सेलुलर फंक्शन एंड ग्रोथ बिटवीन द एंड ऑफ द सेल डिवीजन एंड द इनिशिएशन ऑफ द DNA सिंथेसिस। दिस फेज मार्क्स द पीरियड। ठीक है, तो सेल डिवीजन के एंड में और नए DNA सिंथेसिस के शुरुआत के बीच की फेज को G1 कहते हैं। सिनेप्सिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग zygote. Synapsis is the pairing of homologous chromosome occurs during the zygote stage of prophase first. This process facilitates genetic recombination between homologous chromosomes. Crossing over occur between, तो क्रॉसिंग ओवर हमारा होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पैकाइटिन स्टेज में प्रोफेज 1 में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें गलत हैं। नॉन होमोलोगस नहीं हो सकता, ठीक है, जाइगोटीन भी नहीं होता, तो इसलिए दोनों गलत हैं। क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है, पैकाइटिन स्टेज के फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप करते हैं और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के उसमें अंडरगो जाते हैं, मतलब जाते हैं उसके लिए। कॉल्चिसिन इज यूज्ड फॉर
आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑफ कोर्स। पॉलीप्लॉइडाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे कि एम्प्लॉयड इन प्लांट ब्रीडिंग टू क्रिएट पॉलीप्लॉइड वैरायटी विद एनहेंस्ड ट्रेट्स सच एज लार्जर फ्रूट, इंक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू डिसीजेज। ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन द क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स द पोल। तो आई थिंक एना फेज में जाती है, हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर। ये बड़ा रहता है, धीरे धीरे खिंच खिंच के छोटा होता जाता है, और ये हमारे दोनों पोल्स पे सेंट्रोसोम ले जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अचीव्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द टाइप ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन नोन एज माइटोसिस। cells of the body with the type of nuclear division known as mitosis। तो माइटोसिस में क्या होता है हमारा, हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ कोर्स। अगर आधे होते हैं तो मियोसिस में जाता है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन मेकिंग के लिए इंफॉर्मेशन सोर्स हमारी डीएनए से ही मिलती है। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन नेसेसरी जो होता है वो ये क्या कहते हैं, कंटेन करता है सिंथेसाइजिंग प्रोटीन विच आर देन कैरिड आउट बाय राइबोसोम्स इन द साइटोप्लाज्म। एन ऑर्गेनिज्म अंडर ऑब्जर्वेशन इज फाउंड टू बी स्पिंडल शेप्ड एंड सिंगल सेल्ड। ठीक है। इट हैज़ अ लॉन्ग फ्लैजिलम शोइंग कॉन्ट्रेक्टाइल लोकोमोशन इन प्योर वाटर, appears a single nucleus and many chloroplasts. To which one of the following kingdoms the organism fits into? तो ये हमारा जाएगा प्रोटिस्टा में। सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं वो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, डाइवर्स मॉर्फोलॉजी, लाइफस्टाइल, जैसे कि फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस, जैसे कि यूग्लिना इसका एग्जाम्पल हो सकता है। इन वन ऑफ द साइटोलॉजिकल स्लाइड्स द होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सीन इन सिनेप्सिस, अ प्रोटीन कंटेनिंग सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड टू फैसिलिटेट क्रॉसिंग ओवर। इन विच स्टेज, ये किस स्टेज में देखने को मिलता है, तो ये जाइगोटीन में देखने को मिलता है। हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था कि सिनेप्सिस हमारा इसमें होता है। ठीक है। सिनेप्सिस, जाइगोटीन क्रोमोसोम अंडर को सिनेप्सिस, द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है फॉर्म्ड बिटवीन दैम to facilitate crossing over, genetic material is exchanged, crucial for genetic diversity. Which one of the following stages is identified when the chromatids are separated and attached to the spindle? तो क्रोमेटिड जब सेपरेट हो जाते हैं और स्पिंडल से अटैच हो जाते हैं तो इसे एनाफेज हम कहेंगे, क्योंकि एनाफेज में धीरे धीरे करके ऐसे पीछे चला जाता है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स, पुल्ड अपार्ट बाय स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू देयर सेंट्रोमियर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ G1 फेज ड्यूरिंग सेल साइकिल्स। तो सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, क्योंकि एक सेल का डिवीजन जब खत्म होता है तब जीवन स्टार्ट होती है, और डीएनए सिंथेसिस जब अगले सेल साइकिल का मतलब उसका शुरू होता है तब तक ये रहती है। तो ये नॉर्मल ये है। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकती, ये भी नहीं होती, और साइटोकाइनेसिस भी नहीं होती। ठीक है। एंड सब्सिक्वेंट सेल डिवीजन इन द लार्जर स्टेट। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया पूरा। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लेंगे वो टिश्यू के ऊपर लेंगे, वो अगले